स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। मंगलवार से हो गई 5 दिवसीय दीपावली पर्व की शुरुआत। धनतेरस पर उम्मीद के मुताबिक नहीं बरसा धन। व्यापार पर देखी गई मंदी का असर। समारोह पूर्वक की गई आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना। दमोह के पास खड़ी मार्शल से टकराई एक बाइक, एक युवक की मौत, एक घायल। रामपायली के पास बाइक की टक्कर से छात्रा घायल। हादसे के बाद बाइक फिसलने से बाइक चालक युवक की मौत। कीर्तिमान कंपनी के अधिकारियों ने लिंगा में फसलों का किया निरीक्षण। किसानों को दिलाया भरोसा, कहा 1 सप्ताह के भीतर तैयार हो जाएगी फसल। कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई हाईटेक जनसुनवाई। त्योहार के बावजूद बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदक, समस्याओं का किया गया त्वरित निराकरण। और ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए बजट करना पड़ रहा इंतजार। 2200 छात्रों को दी जानी है छात्रवृत्ति। 2 करोड़ के आवंटन को लेकर विभाग ने भेजी मांग। और अब समाचार विस्तार से। 5 दिवसीय दीपावली पर्व की शुरुआत मंगलवार से हो चुकी है। रोशनी के इस पर्व के पहले दिन धनतेरस पर्व मनाया जाता है। धनतेरस पर आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी की विशेष पूजा अर्चना कर आरोग्य का आशीर्वाद लिया जाता है। इसी तरह धनतेरस पर धन के देवता और धन की देवी महालक्ष्मी जी के सचिव भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। भगवान कुबेर जी की पूजा अर्चना कर धन संपत्ति का आशीर्वाद मांगा जाता है। धनतेरस पर खरीदी करना शुभ माना जाता है। इसके चलते लोगों ने आभूषणों, कपड़ों सहित अन्य सामानों की खरीदी भी की। इस धनतेरस पर बाजारों में तो खूब भीड़ देखी गई, लेकिन दुकानों में ग्राहकी कम नजर आई। शाम के पहले तो दुकानदार ग्राहक का इंतजार करते देखे गए, वहीं शाम होते ही ग्राहकी बढ़ी। जैसी उम्मीद दुकानदार कर रहे थे वैसा व्यापार नहीं हुआ। धनतेरस पर कपड़ों का बाजार भी उम्मीद के अनुसार नहीं रहा। व्यापारी बताते हैं कि जीएसटी के कारण व्यापार में काफी कमी आई है। इस वर्ष पहले की तुलना में बहुत कम व्यापार हुआ है, लेकिन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ऑटोमोबाइल्स का व्यापार काफी अच्छा रहा। मोटरसाइकिल के शोरूम में काफी ग्राहकी देखी गई। इसी तरह बर्तनों का बाजार भी गुलजार रहा। वहीं मिठाइयों की दुकानों में भी काफी भीड़ देखी गई। लेकिन कुल मिलाकर इस वर्ष धनतेरस का बाजार वैसा नहीं रहा जैसा व्यापारी उम्मीद कर रहे थे। इस वर्ष व्यापार में काफी कमी आई है, या फिर यह कह सकते हैं कि इस वर्ष व्यापार में मंदी का असर देखा गया। धनतेरस पर दुकानों में ग्राहकी भले ही कम रही, लेकिन बाजार में भीड़ काफी रही। धनतेरस है और अगर सुबह से ही ग्राहकी की बात करें तो किस प्रकार? व्यापार तो बिल्कुल भी नहीं है, पूरा मार्केट सुनसान है और ये जीएसटी के कारण बहुत फर्क पड़ा है व्यापार में। मतलब ये कह सकते हैं कि जीएसटी का सीधा प्रहार जो है वो दीपावली में हो रहा है। अगर हर साल की बात करें तो क्या स्थिति रहती थी हर साल धनतेरस के? तो बहुत अच्छा रहता था। इस साल पूरा मतलब मंदी छा गई। इस साल पूरी मंदी है, चारों तरफ मंदी है। एक सोने चांदी को छोड़ के बाकी सब जगह मंदा है पूरा। नगर के उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में दीपावली पर्व पर पटाखों की दुकानें लगती हैं। इस वर्ष यहां धनतेरस तक काफी कम दुकानें देखी गई। हमारी 80 से 90 दुकान का ड्रा हुआ है, इसमें 90 दुकान का ड्रा हुआ है, जिसमें 10 दुकान नहीं आई है, क्योंकि प्रशासन ने बड़ा लेट हमको इंडिकेशन दिया यहाँ दुकान लगाने का, तो कई लोग की खरीदी नहीं हुई जैसा भी। तो अभी हमारी 80 दुकान लगने का लक्ष्य है। उसमें से अभी 30 से 35 दुकान लगी। आज धनतेरस का दिन है, देखो फिर कल जो लग जाए। सुरक्षा की दृष्टि से किस प्रकार के? सुरक्षा की दृष्टि से भैया जो हमसे नियम जो हमको लिखित में आए वो नियम का हमने पूरा फॉलो किया है। 10-12 ट्रैक्टर रेत बुला के रखा है, 2 एक फायर ब्रिगेड है, एक टैंकर है और बाल्टियों में रेत रखे हमने। अब दुकान अब भी खुली है, बस तैयारी चालू है सबकी। दुकानें रेट लगी तो माल भी कम बुलाएंगे। हाँ, जैसे कुछ जो पुराने व्यापारी जिनकी खरीदी हो जाती है वो तो हो ही गई है उनकी, और जो नए ग्राहक हैं वो थोड़ा सा कम लेंगे। क्या लगता है 1-2 दिन पहले लगना था दुकानें? हाँ, थोड़ा सा एक माहौल बनता है जैसे हर साल बनता है, ताकि अब ठीक है बन जाएगा।
क्योंकि ये त्यौहार ऐसा है, एक गरीब से गरीब आदमी 100 रुपए के पटाखे जरूर फोड़ेगा, क्योंकि ये पटाखा सब में बड़ी जान होती है बच्चों की। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बार आदमी बिना मिठाई से रह जाएगा, बाकी बच्चों की जीत पूरी करता है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी गजानन नाफरे ने बताया कि पटाखा व्यापार में सुरक्षा के सभी उपाय किए गए हैं। सर, उत्कर्ष ग्राउंड में पटाखे दुकान लगना, किस प्रकार से व्यवस्थाएं रहेगी नगर पालिका की ओर से? नगर पालिका द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय में जो पटाखा मार्केट लगाया गया है, उसमें फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नगर पालिका करेगी। पानी पीने के लिए भी व्यवस्था नगर पालिका करेगी। फायर ब्रिगेड पानी एवं सफाई के लिए भी व्यवस्था करेगी। व्यापारियों से सबसे निवेदन भी किया है कि जो पटाखा मार्केट में पन्नी और कचरा निकलेगा वो अपने अपने दुकानों पर जमा करके रखें, और हमारी गाड़ी सुबह और शाम के समय दो समय जाएगी और उनके आगे सब कचरा भर के ले आएगी। इधर धनतेरस पर बाजार में लोगों की सुरक्षा के चलते पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के काफी बंदोबस्त किए गए हैं। नगर निरीक्षक प्रशांत यादव ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से नगर में 10 पुलिस पॉइंट बनाए गए हैं ताकि लोगों की सुरक्षा हो सके। सर, उत्कर्ष ग्राउंड में पटाखे की दुकान लगाई गई है, आपकी तरफ से क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि को लेकर? उत्कर्ष मैदान में पटाखे की दुकान जो भी लगाई गई है, उन सभी को जो है मीटिंग लेकर ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी आप जो है सुरक्षा के पूरे इंतजाम रखेंगे, उसमें जो कि दुकानों का डिस्टेंस भी 8 से 9 फीट होना चाहिए, और लाइसेंसों के नियम जो शर्तें रहती हैं उनका पूरा पालन करें। सुरक्षा की दृष्टि से आप उसमें जो है प्रत्येक दुकान के पास जो पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो, रेता हो, और आग बुझाने के संपूर्ण जो है साधन प्रत्येक दुकान वाले के पास होना चाहिए, ऐसे उनको निर्देश दिए गए। शहर की बात करें तो शहर में किस प्रकार की पेट्रोलिंग की जा रही है? आज धनतेरस के पावन पर्व पर जो है शहर में करीबन 10 पॉइंट पुलिस विभाग द्वारा लगाए गए हैं, जिसमें काली पुतली चौक, राजघाट, गुजरी, महावीर चौक, नॉवेल्टी हाउस, हनुमान चौक, अम्बेडकर चौक, अवंती चौक, सरेखा और पीपल चौक कोसमी में, जो कि पॉइंट अभी लगे हुए हैं। बाज़ार में काफ़ी भीड़ भाड़ है, और यह पॉइंट जो है असामाजिक तत्वों पर बराबर निगाह रखे हुए हैं, और पुलिस की टीम भी बराबर भ्रमण कर रही है। आम जन से क्या अपील करेंगे शांति को लेकर के? सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान रखें, और असामाजिक तत्व जो घूम रहे हैं, क्योंकि आपको कभी भी किसी चीज़ का हानि पहुंचा सकते हैं, उनसे दूर रहें, मतलब अपने सुरक्षा का इंतजाम करें। वारासिवनी में भी धनतेरस पर बाजार में काफी कम उत्साह देखा गया। आपको बता दें, हर वर्ष इस शहर में धनतेरस में बाजारों में धन की वर्षा होती है, लेकिन इस वर्ष अपेक्षा के अनुसार व्यापार नहीं रहा, जिससे व्यापारी चिंतित हैं। वारासिवनी में रानी अवंतीबाई स्टेडियम में पटाखों की दुकानें सज गई हैं। यहाँ बच्चे अपने पालकों के साथ पहुंचकर पटाखों की खरीदारी कर रहे हैं। कहाँ रहते हैं? यही वारासिवनी वार्ड नंबर 12। आज धनतेरस पे आप क्या खरीदने पहुँचे हैं? हम जेवर वगैरह खरीदने आए हैं यहाँ पर। क्या महत्व रहता है धनतेरस पर्व पे कुछ सामान खरीदने? वो एक त्यौहार है एक तरफ से, और कहते हैं कि आज का दिन जो शुभ मुहूर्त होता है जेवर के लिए, बर्तन हो या कुछ भी हो खरीदे, है ना, तो खरीदारी के लिए शुभ होता है, इसलिए हम लोग भी खरीदी करने हैं। आज अगर कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसमें धन संपत्ति हमको तो ग्राहकी अच्छी आ रही है। ग्राहकी ठीक थी, यानी एकदम विशेष नहीं थी, लेकिन जितना अपन ने सोचे थे उससे तो 60-70% रहा। पिछले वर्ष की अपेक्षा पिछले वर्ष की अपेक्षा कम है। कितना परसेंट मान सकते हैं? पिछले वर्ष जैसे अपन 100% मानते हैं, तो इस बार कम से कम 60% 70% के करीब रेशियो रहा। और कारण क्या मानते हैं? कारण फिर वहीं पर मैं जाऊंगा पुनः कि जीएसटी थोड़ा सा है, और इस बार जो क्रॉप है वो कटी नहीं है,
तो उसके कारण भी फसल के कारण भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। केंद्र और राज्य सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी भगवान धन्वंतरी जयंती पर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। सोमवार को आयोजित इस राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर जिला अस्पताल में निःशुल्क आयुर्वेद एवं होम्योपैथी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों का आयुर्वेद की पद्धति से उपचार किया गया। साथ ही प्राचीन आयुर्वेद पद्धति की जानकारियां दी गई। इसी कार्यक्रम के दौरान भगवान धन्वंतरी का पूजन किया गया। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर आयोजित इस निःशुल्क शिविर और आयुर्वेद पद्धति पर की गई चर्चा के दौरान जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर दत्तात्रेय बराडे ने बताया कि प्राचीन समय में आयुर्वेद पद्धति के द्वारा ही रोगों का उपचार किया जाता था, जिसका चलन धीरे धीरे कम हो गया है। मैं डॉक्टर दत्तात्रेय बराडे, जिला आयुष अधिकारी बालाघाट। सर, किस उपलक्ष्य में शिविर? ये कार्यक्रम भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा और मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्रालय के द्वारा आयोजित है। इसमें जो धन्वंतरी जयंती है, धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में एक राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाने का गवर्नमेंट की सोच है। जैसे कि विश्व योग दिवस मनाया जाता है, उसी परिप्रेक्ष्य में ये राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी मनाने का संकल्प भारत सरकार ने लिया है। उसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें धन्वंतरी पूजन भी किया जाएगा और साथ में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा, ताकि लोग आम जनता तक आयुर्वेद के प्रति उत्साह रहे और आम जनता आयुर्वेद के प्रति जागरूक हो, क्योंकि ये अपनी परंपरागत पुरानी पद्धति है और इसी पद्धति से पूर्व के लोग जो है इसी पद्धति से इलाज करते थे। धीरे धीरे वो आयुर्वेद थोड़ा कम हो गया है। उसके प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार ने ये कार्यक्रम रखा है। इसमें हमने एक शिविर का आयोजन भी किया है। शिविर में दर्द रोगों पर आयुर्वेद में प्रबंधन, आयुर्वेद में दर्द के लिए प्रबंधन बहुत अच्छा है। इसमें पंचकर्म भी किया जाता है। पंचकर्म में स्नेहन स्वेदन है, शिरोधारा है, इस प्रकार की विधि है जिससे हम दर्द कम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी औषधियाँ भी है, जो औषधि हम यहाँ शिविर से वितरित कर रहे हैं और लोगों को थोड़ा सा पंचकर्म का भी हम जानकारी देते हैं। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने बताया कि आयुर्वेद वेद से आया है और ये हमारी पुरातन संस्कृति की औषधियाँ हैं, जिसके प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं है। आज यहाँ बालाघाट जिला अस्पताल में आयुष विभाग का, आयुर्वेदिक विभाग का धन्वंतरी पूजन का कार्यक्रम है और ये विगत कुछ वर्षों से लगातार हो रहा है ये कार्यक्रम और मेरे को भी इसमें शिरकत करने का अवसर मिलता है। इसके माध्यम से हम देख रहे हैं आयुर्वेद को किसी के प्रचार प्रसार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद वेदों में से ही आया है और ये हमारी पुरातन संस्कृति की सारी औषधियाँ हैं और क्रॉनिक औषधियों के लिए, जीर्ण रोगों के लिए तो ये उत्कृष्ट औषधियाँ हैं। और आज इनका यहाँ पर निःशुल्क शिविर भी लगाया है हमारे आयुष विभाग ने और धन्वंतरी जी का पूजन होगा। इसमें सभी आयुर्वेदिक के, होम्योपैथिक के जो डॉक्टर्स हैं, वैद्य हैं और हमारे जो प्रभारी लोग हैं, आयुष विभाग के अधिकारी लोग हैं और नेता हैं, श्रीमती रेखा जी आज यहाँ उपस्थित रहेंगे। सब मिलकर पूजन करेंगे। दमोह क्षेत्र में ग्राम कचनारी के पास एक मोटरसाइकिल खड़ी मार्शल से टकरा गई। इस हादसे में एक युवक अशोक मरकाम की मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक भूरे सिंह धुर्वे घायल हो गए। भीम डोंगरी निवासी ये दोनों युवक रिश्ते में भाई लगते हैं। दोनों युवक मंगलवार को शराब के नशे में बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, तभी उनकी बाइक एक खड़ी मार्शल से भिड़ गई, जिसमें अशोक मरकाम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक जख्मी हो गया। जख्मी युवक भूरे सिंह को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के ऐतिहासिक 61वें वर्ष पूर्ण होने पर कोस में स्थित जिला स्तरीय त्रिरत्न बौद्ध विहार में धम्म चक्र प्रवर्तन महोत्सव का आयोजन किया गया। मंगलवार को आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न भदंतों द्वारा धम्म देशना के माध्यम से शुद्ध चित्त के बारे में कई अहम जानकारियां दी गईं। त्रिरत्न बौद्ध विहार में आयोजित इस कार्यक्रम में बौद्ध अनुयायियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजित इस कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान धम्मदूत पूज्य भदंत संघ रत्न मानके ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आज 14 अक्टूबर 1956 बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने पूजनीय चंद्रमणि जी इनके हस्ते बुद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण किया। पश्चात 5 लाख से भी अधिक अनुयायियों को, स्त्री पुरुष दोनों को दीक्षा दिया
उस पवित्र दिन को लेकर आज 61 वर्ष पूरा हो रहे हैं। बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर का ये इच्छा थी कि बुद्ध धर्म ग्रहण करने की ये इच्छा थी, ये संदेश था कि मानव को मानव के रूप में स्वाभिमानी जीवन जीने का अधिकार मिले। मानव के रूप में जहाँ स्वाभिमान से जीने का हक नहीं मिलता, वो मानव का जन्म लेकर क्या फ़ायदा है। बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वाभिमानी जीवन जीने के लिए बुद्ध धर्म का दीक्षा ग्रहण किया, लोगों को बुद्ध धर्म की दीक्षा प्रदान किया और उसी उद्देश्य को एक स्वाभिमानी जीवन, न्याय का जीवन, बंधुत्व का जीवन, स्वतंत्र का जीवन, ये जीवन जीने के लिए बुद्ध समाज वो फिर कहीं का हो, नागपुर का हो, महाराष्ट्र का हो, एमपी का हो, छत्तीसगढ़ का हो, दुनिया में जो भी बुद्ध लोग होंगे उनका यही विचार रहता है कि हम अपने स्वाभिमान से श्रद्धापूर्वक जिए। आज उसी उद्देश्य से यहाँ जो उपस्थित श्रद्धावान उपासक उपासिका है इस यात्री रत्न बुद्ध विहार में, इन लोगों के बीच में फिर से वो याद दिलाए कि बाबा साहब अम्बेडकर का दीक्षा लेने के प्रति, दीक्षा देने के प्रति क्या ख्याल था और हमने किस तरह उसे ग्रहण करना चाहिए। इस उद्देश्य से आज का कार्यक्रम। आदर्श ग्राम पंचायत लिंगा में पिछले 3-4 दिनों से जारी कश्मकश उस वक्त खत्म हो गई जब कीर्तिमान नामक धान बीज कंपनी के पदाधिकारियों व कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों की फसलों का निरीक्षण कर उन्हें 80% धान का उत्पादन होने की बात कही। मंगलवार को हैदराबाद से आए कंपनी के पदाधिकारी और कृषि विभाग अधिकारी लिंगा के सामुदायिक भवन पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी, जिसके बाद ग्राम पंचायत में एक बैठक का आयोजन कर राधा नामक धान बीज की वैरायटी, उसके उत्पादन, समय अवधि आदि की जानकारी दी। साथ ही किसानों के सवाल के जवाब दिए। पंचायत में आयोजित इस बैठक के बाद उन्होंने कृषकों की फसलों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने एवरेज के अनुसार धान का उत्पादन होने की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने किसानों से 7 या 10 दिनों में पूरी फसल तैयार होने की जानकारी दी। आपको बता दें कि पिछले 3-4 दिनों से लिंगा के किसान कीर्तिमान कंपनी के राधा नामक वैरायटी धान की फसल के दूध व बीज न बनने की शिकायत कर रहे थे, जिसकी शिकायत उन्होंने कृषि विभाग और कंपनी के एजेंटों से की थी। ग्रामीणों की इस शिकायत पर कंपनी के पदाधिकारियों ने ग्राम लिंगा का दौरा किया। अपन का पैसा नुकसान हो जाता, कुछ दावा मारने की जरूरत नहीं। मैं खुद बोल रहा हूँ, ऑलरेडी सीट फॉर्मेशन हो गए। अब ये ऊपर दाना है ना, कुछ भी बीमार कुछ भी नहीं कर सकती इसको। इसको पानी लगेगा, ये पानी लगेगा, पानी लगेगा, पानी की कमी एक में वो अरे मोटर जल गई थी और उससे अच्छी क्लियरिटी में ये भरेगी धान। माने ये जो झड़ता है ना, उसके बाद में इसमें वो चावल बनना। निरीक्षण के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान ग्रामीण ताराचंद फुंडे ने बताया कि पूर्व में किए गए निरीक्षण में फसल बर्बाद होने की संभावनाएं नजर आ रही थी, लेकिन अब फसलों में 60 से 65% उत्पादन नजर आ रहा है। ताराचंद फुंडे जी, आज कंपनी वाले आए थे। हाँ, कंपनी वाले आए थे। आपके खेतों का निरीक्षण किए? हमारे खेत का निरीक्षण किए। अभी बीच में हमको तो ये उम्मीद थी कि कुछ भी नहीं पकेगा, मगर आज अपने को ये उम्मीद है कि हमारे खेत में करीबन 60-65% धान पकेगा। तो संतुष्ट है इनके विजिट से आप? भाई अब देखो, अब मन नहीं पकने से तो अब उतना पक रहा है तो आदमी थोड़ा बहुत संतुष्ट तो होना ही पड़ेगा। अच्छा, क्या कहा इन्होंने आपको अभी? अब ये तो बोल रहे हैं कि 80% कम से कम पकेगा। अच्छा, तो अभी कुछ समय मांगे क्या आप लोगों से? पकेगा। कुछ किसानों से समय मांगे, ऐसा कुछ बात आ रही है? मांग रहे हैं ना, किसान समय मांगे 1 हफ्ते का। तो 1 हफ्ते में पूरा धान निकल जाएगा? 1 हफ्ते में धान पूरा आ जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं ये लोग। अच्छा, कितने दिन की समय अवधि दिया था इन लोगों ने? धान की तो वैसी तो 125 दिन की बोले थे इन्होंने। अच्छा, अभी कितने दिन हो गए? अभी तो हमारे धान को 126 दिन हुई है ना मात्र अभी। वहीं किसान प्रहलाद पांचे ने बताया कि अधिकारियों द्वारा कुछ समय बाद उनकी फसल आने की बात कही जा रही है। प्रहलाद पांचे, कितने एकड़ पे लगाया आपने? हमारा करीब 2.5 एकड़ धान। अच्छा, आज ये आपकी धान की बाली आ गई या नहीं आने को? बाली तो अभी आई नहीं, थोड़ी बाली आई है अपने खेत की। हाँ। बाकी ये गए देखने तो बोल रहे कि अभी 8-10 दिन और इंतजार करो, पानी नहीं है तो पानी और छोड़ो इसमें। अच्छा, दूध भर रहा है कि नहीं भर रहा है? दूध दाना तो छेंडे पे दाना आया, बाकी पूरे बाली में दाना नहीं आया, बाकी आ जाएगा करके बोल रहे। संतुष्ट है इनके निरीक्षण से? अभी तो बाजू का खेत देखे तो वो खेत अगर आ गया तो अपना भी आ जाएगा। ऐसा तो संतुष्ट है मतलब इनके विजिट से आप? कह नहीं सकते अभी तो, बाकी क्या है
देखो हमारा धान तो जैसा का वैसा खड़ा है, थोड़ा बहुत बाजी आई है, तो मतलब दाना आया उसमें। यानी संतुष्ट है ना? अभी जो विजिट किए, जो ग्रामीणों की समस्या थी है भाई, वो बता रहे। वहीं गांव के सरपंच तुलसीराम कावरे ने बताया कि संबंधित कंपनी द्वारा 80% उत्पादन होने की बात कही जा रही है और 1 सप्ताह बाद कंपनी वाले पुनः निरीक्षण के लिए आएंगे। सर आपका परिचय बताएं। मेरा नाम तुलसीराम कावरे, सरपंच आदर्श ग्राम पंचायत लिंगा। क्या है, अब ये 3-4 दिनों से चल रहा था कि हमारे लिंगा में कि जो कीर्तिमान कंपनी से जो राधा किस्म की जो धान है ये निकली है, लेकिन बाली आड़ी नहीं हो रही, उसमें दूध नहीं भर रहे। तो कीर्तिमान कंपनी से वैज्ञानिक हैदराबाद से श्रीमान रेड्डी जी यहाँ आए हैं। उनने हर जगह किसानों के खेत में गए, उनने देखे, बाली को देखे, उनने बोले, वो गारंटी दे रहे हैं कि 80% धान ये भरेगा और वो 1 सप्ताह का समय मांग रहे हैं कि अगर धान में कुछ गड़बड़ी हो तो पुनः हम और रिसर्च करने 1 सप्ताह के बाद आएंगे। लेकिन ये फुल गारंटी दिला रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं किसानों को कि ये 100% इसका उपज होगा। मतलब 80% धान भरेगा, 80%, लेकिन उपज हमारे माध्यम से बोले कि ये 100% है। उनका मानना है सर संतुष्ट हैं आप इससे? इनके अब सब किसान लोग अभी हैं यहाँ पे मौजूद, वो लोग तो बोल रहे हैं कि हम उनको 1 सप्ताह का समय देते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि 80% तो नहीं, लेकिन 70% तो आनी चाहिए, ये मेरा मानना है। यानी जो बोल रहे थे कि कुछ धान नहीं होगा, तो यानी आप उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। जो देखे अभी जो बाली को देख रहे हैं हम, उसमें उम्मीद है कि ये धान भरा रहा है। और ये क्या है, ये धान पतला किस्म का धान है, तो खैर इसका एवरेज तो कम ही में आता है। तो अब 1 सप्ते में समझ में आ जाएगा कि ये धान कितना भरता है। इस पूरे मामले पर की गई चर्चा के दौरान कीर्तिमान एग्रो जेनेटिक कंपनी के जूनियर ब्रीडर श्रीकांत रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना में फसल आने की समय अवधि 125 से 130 दिनों में है, लेकिन बालाघाट जिले में मौसम परिवर्तन के चलते पूरी फसल आने में 7 से 10 दिनों तक का वक्त लगेगा। उन्होंने राधा वैरायटी को 100% सफल वैरायटी बताया है। मेरा नाम श्रीकांत रेड्डी, कीर्तिमान एग्रो जेनेटिक्स लिमिटेड, हैदराबाद से आया, मैं R&D से आया। इधर मैं कल परसों में इधर एक गांव में सीड नहीं भर रहा मेरा राधा वैरायटी में, ऐसा सुन के इधर कंप्लीट टेस्ट करने के आया। इधर आके पूरा फील्ड विजिट कर दिया, लेकिन इधर है तो उतना फील्ड इतना प्रॉब्लम है तो नहीं है। अब इधर कुछ फार्मर्स का पूरा केस देखा था, इससे है तो ऑलरेडी 60 to 70% सीड भरे सो है। ऑलरेडी एक 1 week to 10 days में 75 to 85% तक भरने वाला है सीड। ग्रामीणों से आपने बात करी, क्या वो संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। कितने दिन का समय और 1 week to 10 days समय है। क्या और कोई निरीक्षण करने आएगा कंपनी की तरफ से? जैसे बात कर रहे थे ग्रामीण लोग की कुछ 10 दिन में आने वाले हैं, दोबारा कोई और विजिट होगा सर आप लोगों का? पक्का आने वाला है ग्रामीण वाला के। इधर मेरे डीलर और सब लोग हैं, कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे 2 दिन का पहले इन्फॉर्म करे तो पक्का आने वाला है। पक्का आने के फिर सब फील्ड देखने वाले हैं, दिखने के तैयार है। यानी कितना प्रतिशत अनुमान लगाया जा रहा है आपके द्वारा? अभी है तो मेरा कोई सब फील्ड देखा ना, कुछ है तो कुछ अनुमान नहीं, सब फील्ड ठीक है, सब फील्ड ठीक है। सर ग्रामीणों का कहना यह था कि 125 दिन बताया गया था और समय कुछ अवधि बढ़ गई है, क्या वजह लगती है इसकी कि दूध नहीं भर पाया था? मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ, उधर तेलंगाना क्लाइमेट में तो 125 से 130 डेज में आ रहा, उधर बहुत गर्मी रहता। इधर थोड़ा क्लाइमेट का वजह से जस्ट 1 week to 10 days ज़्यादा जा रहा, लेकिन उतना का उत्पादन फार्मर को रहने वाला है। वहीं कृषि विभाग के ग्रामीण विस्तार अधिकारी UL बोपचे ने बताया कि किसानों की समस्या का हल होते दिखाई दे रहा है। किसान 50% तक खुश नजर आ रहे हैं। कंपनी द्वारा 7 से 10 दिनों तक का समय मांगा गया है। मैं UL बोपचे, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, क्षेत्र मेरा लिंगा है। यहाँ आज कंपनी के लोग आए थे, कैसे? तो आज हम लोग क्या है 3-4 दिन पहले से हमको इस धान के बारे में किसानों के द्वारा बताया गया कि बालियाँ निकल रही है परंतु दाना भर नहीं रहा है, बालियाँ खड़ी की खड़ी है। तो हमारे द्वारा फर्स्ट दिन हमारे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी ढोके साहब को भी ले आया था, मैं फर्स्ट दिन उनसे विजिट करवाया। सेकंड डे हमारे उप संचालक कृषि श्री राजेश त्रिपाठी जी को बुलाया, उनने और गौतम हमारे क्या कहते हैं डॉक्टर उत्तम बिसेन, उनके द्वारा भी फील्ड विजिट किया गया और देखा गया कि बालियाँ तो खड़ी है पर दाना उसमें भी भर नहीं पाया था। परंतु आज के विजिट में आज हमारे कंपनी के वैज्ञानिक लोग भी आए हैं, उनके द्वारा विजिट किया गया और आज की जो कंडीशन जो देख रहे हैं उसमें ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 60 से 70% अभी इसमें उत्पादन मिलने की संभावना है। पर कंपनी के द्वारा तो कहा जा रहा है कि 80% और
हमारे हिसाब से वो 100% मान के चल रहे हैं। आपने किसानों से बात की हुई किसी की विजिट को लेकर, क्या संतुष्ट है किसान? मैंने किसानों से चर्चा किया तो अभी आज के परिवेश में तो किसान लोग तो संतुष्ट हैं और उनको 1 वीक का समय दिया गया है। 1 सप्ताह बाद ये कंडीशन सामने आएगी कि एक्चुअल में उत्पादन क्या मिलना है। चिंता की लकीर 1 सप्ताह बाद ही हटेगी किसानों की। पुलिस विभाग द्वारा 15 से 21 अक्टूबर तक पुलिस स्मृति सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को नगर के पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के संबंध में एसपी अमित सांघी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। ये हमारे जो 1 सप्ताह के कार्यक्रम हो रहे हैं, ये पुलिस शहीद दिवस जो 21 अक्टूबर को होता है उसके तारतम्य में आयोजित किए जा रहे हैं। और आज यहाँ हमारे जवान से लेके मैं स्वयं तक रक्तदान हम लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और ब्लड की एक एक बूंद बड़ी कीमती होती है। किसी दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति, किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की जान बचाने में ये डोनेशन की से जो ब्लड दिया जाता है ये काम आता है। तो हम यही इस ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से हम पुलिस में जो शहीद हुए हैं उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करने का हमारा ये माध्यम है। और साथ ही जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमें एक ये जरिया लगा है कि ब्लड डोनेशन कैंप, जिससे हमारी जनता को भी फ़ायदा होगा और इस बहाने से हम अपने जो शहीद हुए हैं उनको हम एक सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। वहीं भरवेली में पुलिस विभाग के द्वारा थाना भरवेली से बाइक रैली निकाली गई। यह रैली आसपास के क्षेत्रों में जागरूकता का संदेश देते हुए पुलिस थाना पहुंचकर समाप्त हुई। शहीद सप्ताह 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर चल रहा है। इस दौरान जनता को जागरूक करने, शहीदों के बारे में बताने के लिए रैली निकाली। ये रैली कहाँ से निकली और कहाँ तक पहुँची? थाना भरवेली से निकल के हीरापुर, आंवला झरी, भरवेली क्षेत्र में भ्रमण की गई और जनता को इस बारे में, शहीदों के बारे में अवगत। नेकी की दीवार कॉन्सेप्ट के तहत महिला मंडल एवं समस्त सामाजिक संस्थाओं द्वारा मंगलवार को गरीब स्कूली बच्चों को कपड़े व पटाखों का वितरण किया गया। धनतेरस और दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए संस्था द्वारा गुजरी चौक स्थित मेन बोर्ड स्कूल में यह कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसके तहत 25 स्कूली बच्चों को कपड़े, पटाखे, मिठाई सहित अन्य खाद्य सामग्रियां वितरित की गईं। साथ ही इस कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को संस्था द्वारा साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने व प्रदूषण को रोकने संबंधित जानकारी दी गई। दीपावली पर्व पर उपहार पाकर बच्चों ने अपनी खुशी का इजहार किया। आयोजित इस कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान समाजसेवी सुरेश रंगलानी ने बताया कि नेकी की दीवार के सदस्य को हमेशा नेक काम करने की उत्सुकता बनी रहती है, जिसके तहत स्कूली बच्चों में मिठाई, कपड़े व पटाखों का वितरण किया गया है। सुरेश रंगलानी, धनतेरस का एक महान पर्व है, तो हमारे नेकी की दीवार के सदस्यों में एक हमेशा नेक काम करने की एक उत्सुकता बनी रहती है। तो कल ही ये निर्णय लिया कि अपन जो है एक ऐसे स्कूल को चुन लें जिसमें थोड़ा सक्षम, आर्थिक सक्षम नहीं है बच्चे, तो उनको कपड़े वगैरह और थोड़े फुलझड़ी, मिठाई कुछ बांटा जाए ताकि वो भी त्यौहार अपने घर में अच्छे से मनाएं। क्या शहर के एक ही स्कूल में वितरित करेंगे आप, और भी स्कूल है? नहीं, वो समय समय पे चेंज करते हैं। एक ही अभी तो एक ही कर रहे हैं आज। इसके पूर्व होली में भी एक गांगुलपारा गांव में जाके नए कपड़े वितरित किए थे और पिचकारियाँ, रंग वगैरह वितरित किए थे। क्या समझाइश दे रहे हैं आप? जैसे देखा जा रहा है कि दीपावली पटाखे काफ़ी फोड़े जाते हैं, तो बच्चों को क्या समझाइश दे रहे हैं आप? बस समझाइश ये है कि पटाखे कम से कम फोड़ें और माता पिता बुजुर्गों के साथ में फोड़ें, और उसके बाद जो है निरंतर सफाई रखें। पटाखे फूटने के बाद कुछ कचरा हो जाता है, उसको समेट के बिल्कुल सफा की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। वहीं समाजसेवी कृष्णा मिश्रा ने बताया कि संस्था द्वारा स्कूली बच्चों को पटाखों से होने वाले नुकसान व स्वच्छ भारत अभियान की जानकारियां देकर उनके बीच कपड़े, मिठाई व पटाखों सहित अन्य सामग्रियों का वितरण किया गया है। हम लोग यही संदेश देना चाहेंगे कि जैसे पटाखे हैं, पटाखे से एक तो प्रदूषण बढ़ता है
और कई बार कुछ हानियाँ भी हो जाती हैं। बड़े बड़े पटाखे बच्चे फोड़ लेते हैं और फिर कहीं जल जाते हैं, कहीं आग लग जाती है। तो ये हम उनको समझाई देते हैं कि प्रदूषण को भी ख़राब नहीं करना है और जो पटाखे फुलझड़ी वगैरह से जो कचरा फैलता है वो फुलझड़ी का जो भी कचरा फैले उसको एक जगह एकत्रित करके रखें ताकि स्वच्छता की ओर भी हम लोगों का पूरा ध्यान रहे। और हमारी नेकी की दीवार तो हमेशा नेकी का ही काम करती है, इसीलिए हम लोगों ने ये और हमारा ये प्रयास चलते रहता है। क्या क्या वितरित किया गया बच्चों को आज और कितने बच्चों को वितरित किया? उनको कपड़े दिए हैं, मिठाई का पैकेट दिया है, फुलझड़ी का पैकेट दिया है। अन्य राज्यों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अध्ययन करने वाले ओबीसी के अभ्यर्थियों के छात्रवृत्ति फॉर्म ऑफलाइन कलेक्ट्रेट स्थित अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति विभाग में जमा कराए जा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में छात्र फॉर्म जमा कर रहे हैं। लेकिन कुछ छात्र इस प्रक्रिया से पूरी तरह अनभिज्ञ नजर आ रहे हैं, जिन्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि उन्हें कितनी छात्रवृत्ति शासन द्वारा प्रदान की जा रही है। वहीं जिले के करीब 2200 छात्र ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त होनी है, जिसके लिए 2 करोड़ की मांग विभाग द्वारा की गई है। लेकिन बजट आवंटन न होने के कारण छात्रों को छात्रवृत्ति अब तक प्राप्त नहीं हो पाई है। इस संबंध में छात्रों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। स्कॉलरशिप क्या कोर्स कर रहे हैं आप? B.Ed सेकेंड B.Ed सर। कहाँ से कर रहे हैं? सर रविशंकर कॉलेज एजुकेशन कुम्हारी दुर्ग। अच्छा ये बताइए कितने वर्ष में मिली है? एक आध वर्ष मिली है आपको? नहीं मिली सर। क्यों नहीं मिली? पता नहीं सर। नहीं जानकारी लिए थे आपने? नहीं लिए। अच्छा सेकेंड ईयर में आप छात्रवृत्ति जा रहे हैं? यस सर। तो क्या मिलेगी? कुछ ऐसी जानकारी दी अधिकारी? बता रहे थे मिलेगी। मिलेगी? यस। कितनी छात्रवृत्ति मिलती इसकी जानकारी आप? नहीं। उससे जानकारी नहीं है। क्या उम्मीद करते कितनी मिलना चाहिए अपने को? कितनी 4000 मिलेगी बोल रहे हैं। बीता हुआ वर्ष है आपका, उस वर्ष में मिली थी आपको? नहीं सर। इस वर्ष में मिली? इस वर्ष मिलेगी बोल रहे हैं। मिलेगी? पिछले वर्ष की इस वर्ष मिलेगी? यस सर। इस मामले में दूरभाष पर चर्चा के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति विभाग की सहायक संचालक अंजना जैतवार ने बताया कि छात्रवृत्ति की तमाम प्रक्रिया ऑनलाइन है, लेकिन अन्य राज्यों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के आवेदन पत्र लिए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन है। वहीं छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित बजट की मांग शासन स्तर पर की गई है। जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, उनके द्वारा दिए गए दस्तावेजों में कमी पाई गई थी। उनके आवेदनों को पूर्ण कर भोपाल भेज दिया गया है। अनुमोदन प्राप्त होने पर छात्रवृत्ति दी जा सकेगी। वारासिवनी पुलिस ने चोरी के मामले में 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए चोर उमेश दोने, चिंतामन नागो से, रमेश सोनवाने, नजीम खान, ब्रजेश बघेल और कलीम खान से चोरी के कई सामान भी बरामद किए गए हैं। इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। एक संयुक्त टीम जो वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा बनाई गई थी और उस टीम ने जो है लगातार मेहनत करते हुए और कुछ शातिर चोरों को पकड़ा और उनसे पूछताछ करी है। और इनसे पुलिस ने बड़ी मात्रा में जो है जो इनके द्वारा टावर से बैटरी चुराई गई थी 16 बैटरी चोरी की, कुछ गैस सिलेंडर और मंदिर में चोरी जो हुई थी वारासिवनी में उसका चांदी का मुकुट और कुछ चांदी के सिक्के और कुछ चांदी है 250 ग्राम। और इसके अलावा जो है जो कुछ इन्होंने जो है दुकानों में चोरी करी, वेल्डिंग मशीन, इन्वर्टर इत्यादि सामान जो है और 3 मोटरसाइकिल ये पुलिस ने जो है जब्त की है और इनका पुलिस रिमांड लेके और सघन पूछताछ की जा रही है। वारासिवनी में स्थित बस स्टैंड और पंजाबाड़े में हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमत अल्लाह का 95वां उर्स धूमधाम से मनाया गया, जिसके तहत बस स्टैंड में फातिहा खानी कर विशाल लंगर करवाया गया। इसी तरह वार्ड नंबर 13 स्थित इमामबाड़े में फातिहा खानी करवाई गई। इसके बाद संदल निकाला गया और नगर के यार खां बाबा और गुलशन बाबा की मज़ार पर चादर चढ़ाई गई। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइम।
रामपायली मोहगांव मार्ग पर मोटरसाइकिल की टक्कर से साइकिल सवार छात्रा घायल हो गई। वहीं छात्रा को टक्कर मारने के बाद युवक बाइक सहित गिर गया, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मोहगांव निवासी युवक चैतन्य बिसेन बाइक से रामपायली की ओर जा रहा था। तभी स्कूल से साइकिल से लौट रही एक छात्रा रूपाली को उसने टक्कर मार दी। इस हादसे में छात्रा रूपाली घायल हो गई। वहीं टक्कर मारने के बाद बाइक सहित गिरकर चैतन्य बिसेन भी घायल हो गया। दोनों को रामपायली के अस्पताल में भर्ती किया गया। रामपायली से युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं घायल छात्रा रूपाली को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। कलेक्ट्रेट में मंगलवार को हाईटेक जनसुनवाई का आयोजन किया गया। त्योहार होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, जिन्होंने ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। ग्राम पंचायत कोसमी के ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि ग्राम कोसमी के उन किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है, जिन्होंने कृतिमान कंपनी से खरीदा हुआ धान बीज अपने खेतों में लगाया था। जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष जुगल बंबूरे ने कहा कि किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, जिसकी जिम्मेदार कंपनी है, जिस पर FIR दर्ज होनी चाहिए। साथ ही पीड़ित किसानों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। यदि 10 दिनों के भीतर प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई नहीं की गई तो किसानों के साथ उग्र आंदोलन किया जाएगा। कृतिमान एग्रो कंपनी है जिसने अपना प्रचार प्रसार किया पूरे जिले में। वो प्रचार प्रसार हमारे कोसमी भी पहुंचा, लिंगा भी पहुंचा। उन्होंने सभी को ये बताया, डेमो देकर बताया कि 120 दिन की धान है, 120 दिन में आप धान काट लोगे ना, और धान की पैदावार भरमार होगी। हाइब्रिड बीज बताकर बेचा गया है ना, ऊपर लगा दिए। फिर उसके बाद 120 दिन हो गया तो धान नहीं निकली। 150वें दिन में धान निकली। दाने हैं, दाने में दूध भरना चाहिए, तो एक भी दाने में दूध नहीं भरा, पूरा पोछा पड़ गया, इसका मतलब बदरा हो गया है। कितने लोगों ने लगाया था इस धान को और कितने लगभग यहाँ तो 25 से 30 किसान आए, लेकिन 100 से ज़्यादा किसानों ने लगाया कोसमी में। लगभग कितने एकड़ में लगा होगा धान? लगभग 500 एकड़ में धान लगाया है ना, और टोटल लॉस हो गया, 0 हो गया है। और एजेंटों ने पूरा धोखाधड़ी करके इनसे लगवा दिए। अब बेचारे तो फंस गए ना। आज दिवाली का त्यौहार आया, खुशियों का त्यौहार, आज हम किसानों के लिए वो गम का त्यौहार बन गया है। कीर्तिमान एग्रो कंपनी इस पे FIR दर्ज करे 420 और साथ ही हर किसान को उनको 5 लाख का मुआवजा दिया जाए कि उनका जीवन भरण पोषण हो सके। अगर शासन प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करती है और 10 दिन के अंदर जांच करके हम मुआवजा और उनको दंडित नहीं किया जाए कीर्तिमान कंपनी को, जब तक हमारा 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, नहीं तो उसके बाद उग्र आंदोलन कोसमी में होगा। कटंगी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम किनिया के आदिवासी ग्रामीण विश्राम धुर्वे ने पट्टे की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। वहीं परसवाड़ा तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बोदा के युवाओं ने रोजगार सहायक पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। वारासिवनी में आयोजित जन सुनवाई में 17 अक्टूबर को ग्राम पंचायत तोमाड़ी के किसान पहुंचे। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई कि उनकी फसलों को बीमारी से बचाया जाए और फसलों का सर्वे करवाकर बीमा राशि दिलवाई जाए। लेकिन देखो आप में तो यहाँ वो भी हम पूरी निर्देशित करेंगे, हम वहाँ देने के बाद सर्वे हो जाए और हमें हमारी सर्वे रिपोर्ट दे दो, ताकि हम बीमा कंपनी को अपना क्लेम कर दें। आपके पास वो सपोर्ट है, क्योंकि बीमा कंपनी क्या बोल रही है आप तो देखेगा, तो हम दोनों को आगे में खींच के ले जाएंगे। तो हमारा आदमी क्या नहीं करेगा ये बताइए, हमारा आदमी है किसान है। चौधरी साहब ये जो नोआन है ये तो नहीं डाले अपन ने, पिप्रोजिन वगैरह क्या है ये अपने को नहीं मालूम। नोआन हमारा रामबाण है, किसानों को ये भी मालूम है। भूरा माऊ की नोआन अकेला बोल रहे हैं, वैज्ञानिक जी तो अकेले बोल रहे हैं नोआन। हम किसान इसके साथ इमीडा भी डाल रहे हैं, साथ में उसके साथ नोआन डाल रहे हैं। हाँ, दोनों दवाई वही चीज है और दोनों दवाई में भी या इसके पहले अपन शुक्रवार के दिन में मिले थे। शुक्रवार के दिन हम लोगों ने सोसाइटी में गया था अपने फसल के बीमा के मांग के लिए। उस दिन बात हुई थी, विधायक जी ने भी बहुत कोशिश की, उसके बाद भी कोई सर्वेयर अभी तक आया नहीं। अभी हम आज बालाघाट वारासिवनी जन सुनवाई थी, इसलिए हम पूरे किसान लोग आए हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भूरा माहू के प्रकोप से हमारे यहाँ की लगभग 60% फसल किसानों की बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। दवाई डालने के पश्चात भी कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। हम चाह रहे हैं कि हमारी फसल का सर्वे हो, सर्वे होने के पश्चात हमें सर्वे रिपोर्ट चाहिए,
हमें बीमा कंपनी को क्लेम करना है। लेकिन यहाँ पर आने के पश्चात हमें पता चलता है कि ये 2 फार्म है, ये 2 फार्म है, एक बीमा कंपनी का है और एक ये सरकार का है। ये मध्य प्रदेश सरकार का है, विकसित खेती खुशहाल किसान, किसानों के लाभ की योजना है। इसी में दिया गया है कि बीमा फसल जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कीड़ों के कारण भी अगर फसल का नुकसान होता है तो वो हमको किसानों को मिलेगी। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का कहना है कि ये हमारे इसमें नहीं आता। तो माड़ी गांव में 60% फसल तो कीट माहू से पूरा ये खराब हो चुका है, तो आप वहाँ गए थे सर्वे करने? नहीं सर, अभी तो खबर नहीं लगी, नहीं गया हूँ। नहीं, इसके पहले फसल जब लगी थी उसके बाद कोई किसान आए होंगे आपके पास? नहीं आए। या आप वहाँ दौरे में गए होंगे, भ्रमण में? नहीं, मैं भ्रमण में गया तो उसमें फसल अच्छी थी। अच्छी थी? हाँ, बहुत पहले गया था, करीब 1 महीना पहले। उसके बाद नहीं गया? नहीं गया। तो अब भी गए थे? क्या क्या स्थिति है फसलों की वहाँ की? अभी देखा नहीं। तो क्या किसानों को मार्गदर्शन नहीं मिल पाया होगा आप लोग के माध्यम से? मेरे मार्गदर्शन नहीं मिला। आपने क्यों नहीं दे पाए भी किसानों को? आपका तो फर्ज बनता है कि आपको हर गांव में जाना है, किसानों से मुलाकात करना। 10 गाँव भैया, 10 गाँव के हिसाब से मैं क्या है, आते आते अगर खबर जहाँ जैसे रखते मैं सब जगह मेहनत करता हूँ। अगर जरा सी भनक लगी होती मेरे को तो मैं तुरंत आया था और तुरंत बताया होता, पर मुझे कोई खबर नहीं लग पाई। कौन कौन सी पंचायत है आपको? मेरे पास घटापाली, डोरली, बुदबुदा, नरोड़ी, सरंडी, साऊंगी, मुरजड़ और तुमाड़ी, इतनी पंचायतें हैं। तो आपने 1 माह के अंदर में भी तुमाड़ी नहीं पहुँच पाया? नहीं पहुँचा। तो अब कैसे करेंगे? किसान के बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इनको क्या फसल बीमा का लाभ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? ये तो कंपनी का मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरा का जो फर्ज मैं पूरा करके दूंगा। तो आप कब जाएंगे वहाँ पे? मैं कल जाऊंगा, कल टाइम दे दिया 9 बजे टाइम, कल निकलूंगा। अभी 4 दिन पहले भी ये लोग सोसाइटी में ज्ञापन सौंपे, तो वहाँ पे त्रिपाठी सर से बात किए थे, तो उन्होंने कहा था कि सर्वे टीम भेजेंगे, तो वहाँ सर्वे टीम आप तक नहीं पहुँची। तो आप लोगों को जानकारी दी गई थी? कोई जानकारी नहीं दी गई। कोई जानकारी नहीं मिली अभी तक? कोई जानकारी नहीं दी गई। अभी आप किस परेशानी को लेकर पहुँचे? हम इस परेशानी को लेकर आए थे कि हमारे खेत में कीट ने इतना नुकसान हो गया है भूरा माहौल की वजह से कि सारे किसान त्रस्त हो गए हैं। हम सोसाइटी एक दिन पहुंचे थे अभी, और सोसाइटी में भी ये हुआ कि यानी हमारा जो बीमा जो कटता है, किसान बीमा जो कटता है, तो वो किसान बीमा बगैर किसान के पूछे वो बीमा कैसे कटता है। किसान अधिकारी वहाँ के बीमा काट लेते हैं, हम बीज लेते हैं, वहाँ से खाद भी लेते हैं, और उसके बाद में किसान को पता ही नहीं रहता कि हमारा बीमा कैसा कट रहा है। हमको रसीद भी नहीं देते इन लोग, हमारे पीठ पीछे बीमा काटा जा रहा है। तो ये सरकार की नीति है। अजी लाभ मिल रहा है कि नहीं? लाभ कोई लाभ नहीं है हमको, कोई उसका लाभ ही समझ में आ रहा है। इतने किसान आए हमारे साथ भाई लोग, किसी को कोई चीज़ का लाभ नहीं है, 2 रुपए का लाभ नहीं है। कितने प्रतिशत फसल आपके यहाँ नुकसान हो चुका है? हमारे यहाँ तो 60% ज़्यादा ही बढ़ते क्रम में चल रहा है साहब, पूरा बढ़ते इसमें जा रहा है। कीट इतना बढ़ रहा है कि आज अगर एक बंदी में 2-3 चाके हो गए और रात भर के बाद में जाके देखो तो आधी बंदी का घेराव कर रहा है। अब किसान इसी बीच में क्या करेगा? और इधर से जो दवाई बता रहे हैं, हर दवाइयों का प्रयोग कर दिए, कोई आराम ही नहीं है उससे। कोई यानी जो हम दवा खाते हैं उससे कोई आराम नहीं, वैसी किस्सा है। तो क्या लग रहा है जो दवाई? तो तुम्हारे ग्राम को सर आधा दर्जन से ज़्यादा किसान पहुँचे थे यहाँ पे, किस मांगों को लेकर पहुँचे थे? ये वहाँ पे भूरा माहौल का अटैक ज़्यादा है, उसकी रोकथाम किए होंगे, नहीं किए होंगे, जैसे भी है, लेकिन जो प्रभावित एरिया है तो उसका फसल बीमा के तहत लाभ मिलना चाहिए। इस संबंध में लोग तो सर उनको लाभ मिल रहा है सर फसल बीमा का? हम कह नहीं सकते, क्योंकि जो फसल बीमा का जो क्राइटेरिया है उसमें कीट व्याधि को नहीं लिया गया है। अभी हमने वरिष्ठ अधिकारी से भी चर्चा किया है, उन्होंने बोले कि हम बताते हैं आपको। सर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो पर्चा बांटा गया है उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लाभ देने जा रहे हैं। पर्चे में तो दिया है, लेकिन एक्चुअल जो नियम है उसमें नहीं दिया है। उसको ये कहा गया है कि फसल को जैसे कीट व्याधि को हम औषधि से उपचारित कर सकते हैं। सर 4 दिन पहले सोसाइटी में लोगों ने ज्ञापन सौंपा था, और फिर मंत्री जी से बात हुई थी, कृषि मंत्री जी से, उसके बाद त्रिपाठी साहब से बात हुई, तो उन्होंने कहा था कि सर्वे टीम भेजेंगे, पर अब तक सर्वे टीम भी नहीं पहुँच पाई है वहाँ पे। नहीं, तो अब समिति का गठन किए हैं, जब तक के संयुक्त सर्वे होगा ही राजस्व विभाग और कृषि विभाग का, दोनों अमले का डेट रहेगा और वो समय पे जा करके सर्वे करेंगे। तो निर्देश मिलने पर ही अपन लोग करेंगे ना भाई। तो अपन लोग छोटे स्तर का कार्यालय है ये, जब तक के वरिष्ठालय द्वारा जो निर्देश प्राप्त होंगे उसके तहत ही हम कार्रवाई करते हैं। तो सर अब तक जाने वहाँ से निर्देश नहीं मिले? अभी निर्देश नहीं मिले हम लोग को सर्वे करने के लिए। अब मिलेंगे नहीं सर? और आज ही इन लोगों ने ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को, और वो हमको निर्देशित करेंगे, अपने पटवारी साहब को निर्देशित करेंगे, उसके तहत सर्वे का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। तो सर उसकी रिपोर्ट कब तक तैयार हो जाएगी? अब ऐसा है, उनके सर्वे के आधार पे कितने किसान हैं, अभी आए 25 आए हैं, हो सकता है 100-150 के में। मुस्लिम और दलित राष्ट्रीय मंच बालाघाट की एक बैठक मंगलवार को हुई। मंच के संयोजक रहीम खान, श्रीमती फिरोजा खान सहित अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में हुई बैठक पर संगठन के विस्तार और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। जैसा कि आज हम लोगों ने मीटिंग रखे हुए हैं, और मीटिंग का विषय यह है कि इस संगठन का एक मुखिया तय होना चाहिए सबसे पहले, और मुखिया जब तय हो जाएगा
तो उसके बाद हम सारे जो उद्देश्य हैं वो भी क्लियर कर देंगे। मेन उद्देश्य हमारा ये है कि दलित मुस्लिमों के साथ जो होने वाली इस संगठन में राष्ट्रीय स्तर पे हमारे कार्यक्रम चलने वाले हैं, लेकिन जब तक हम सभी मिल के एक अपना सेनापति तय नहीं करेंगे तो सेनापति ही फिर आगे कार्यक्रम क्या होगा क्या नहीं होगा सेनापति आगे तय करेगा, क्योंकि अभी हमारे पास में किसी ने हमें मुखिया नहीं बनाया। भाईजान आज बैठक रखी गई थी किस आज मुस्लिम एवं दलित राष्ट्रीय एकता मंच की विशेष बैठक आहूत की गई है। इस बैठक में हमारे कांग्रेस हमारे मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लोग सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे दलित समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पर उपस्थित हैं, नौजवान लोग उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में आज ये तय करना है रूपरेखा हमको कि आने वाले समय में क्या कौन सी तारीख को और किस स्थान पर एक वृहद स्तर पर इस संगठन के गठन का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें पूरे ज़िले से और कई राज्यों से भी हमारे राष्ट्रीय स्तर के वक्ता लोग यहाँ पर उस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। इस बात की भूमिका बनाने के लिए, इसको तय करने के लिए हमारे सभी वरिष्ठों को हमने दोनों समाज के वरिष्ठों को आमंत्रित किया है और ये यहाँ पर चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। मंगलवार से हो गई 5 दिवसीय दीपावली पर्व की शुरुआत। धनतेरस पर उम्मीद के मुताबिक नहीं बरसा धन। व्यापार पर देखी गई मंदी का असर। समारोह पूर्वक की गई आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना। दमोह के पास खड़ी मार्शल से टकराई एक बाइक, एक युवक की मौत, एक घायल। रामपायली के पास बाइक की टक्कर से छात्रा घायल। हादसे के बाद बाइक फिसलने से बाइक चालक युवक की मौत। कीर्तिमान कंपनी के अधिकारियों ने लिंगा में फसलों का किया निरीक्षण। किसानों को दिलाया भरोसा, कहा 1 सप्ताह के भीतर तैयार हो जाएगी फसल। कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई हाईटेक जनसुनवाई। त्योहार के बावजूद बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदक, समस्याओं का किया गया त्वरित निराकरण। और ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए बजट करना पड़ रहा इंतजार। 2200 छात्रों को दी जानी है छात्रवृत्ति। 2 करोड़ के आवंटन को लेकर विभाग ने भेजी मांग। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉयड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।